दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं जो विधि से संबंधित होती हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही एक छोटी परंतु मोटी बात पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। चेक बाउंसिंग के मैटर को तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। चेक बाउंसिंग एक ऐसा सामान्य सा विषय है जिसमें आमतौर पर आम जनमानस भी, जो विधिवेत्ता हैं, विधि की जानकारी रखने वाले जो अधिवक्ता हैं, उनके अलावा भी जो आम जनमानस है वो भी समझता है कि चेक बाउंसिंग के मैटर में क्या क्या किया जा सकता है। सिर्फ उनको वो टेक्निकल प्रोविज़न नहीं मालूम रहते हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के अंतर्गत दिए गए हैं चेक बाउंसिंग के मैटर में कंप्लेन फाइल करने के लिए, ठीक है। उसके पूर्व की जो दशाएं हैं वही आम जनमानस को मालूम नहीं रहता है, वरना उनको पता रहता है कि चेक बाउंसिंग के मैटर में उनको क्या क्या करना चाहिए। परंतु मित्रों, यहाँ पे आरंभिक विषय वस्तु के संदर्भ में हम बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम बात करना चाह रहे हैं कि एक कंप्लेनेंट के एडवोकेट ने सबसे पहले 138 सेक्शन 138 के अंतर्गत दिए गए प्रोविजंस को पूरा करते हुए कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर दिया। उसके बाद सम्मन इशू हो गया। सम्मन इशू होने के बाद भी जो एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट फाइल किया गया है, वो कोर्ट में नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कंप्लेनेंट के एडवोकेट के पास क्या रिलीफ मिलती है, क्या रिलीफ रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है जिससे वो अपने कंप्लेनेंट को रिलीफ दिला सके। सबसे पहला, वो बेलेबल वारंट इशू करने के लिए एप्लीकेशन मूव करेगा, ठीक। बेलेबल वारंट के इशू होने के बाद भी अगर एक्यूज नहीं आता है तो नॉन बेलेबल वारंट के लिए एप्लीकेशन करेगा। अब नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बावजूद भी अगर एक्यूज्ड अपने पते पर नहीं मिलता है, वो ट्रेसेबल नहीं है ना, तो नॉन बेलेबल वारंट के बाद जो प्रोसीजर बचता है कंप्लेनेंट के एडवोकेट के पास, वो होता है प्रोक्लेमेशन, यानी एक्यूज्ड को भगोड़ा साबित करना, उद्घोषणा करना। प्रोक्लेमेशन का प्रोसीजर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिवर्तित हो चुका है, उसके सुसंगत प्रावधानों के अनुसार एक्यूज्ड के विरुद्ध प्रोक्लेमेशन इशू करने का प्रोसेस आप कंप्लेनेंट के एडवोकेट करते हैं। और इसी बीच वो कंप्लेनेंट की ओर से अपनी जो नॉर्मल प्रक्रिया है विधि की, वो पूरा करते रहते हैं, ठीक है। अब प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस भी हो गया, उद्घोषणा भी हो गई, लेकिन एक्यूज नहीं आया। अब इसके पश्चात कोर्ट के आदेश पर ही कंप्लेनेंट के एडवोकेट कंप्लेनेंट का एविडेंस कोर्ट में फाइल कर देते हैं। तो जैसे ही आप एविडेंस फाइल करते हैं, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लीट हो जाता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक्यूज्ड और एक्यूज्ड के एडवोकेट का होना आवश्यक है, परंतु एक्यूज्ड नहीं आता है, वो लगातार अनुपस्थित है, यहाँ तक कि प्रोक्लेमेशन के बाद भी उसका पता नहीं है कुछ भी। अब सवाल ये आता है कि यहाँ के बाद कंप्लेनेंट का एविडेंस रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस बचता है, और वो है एक्यूज्ड का प्लिया रिकॉर्ड करना, एक्यूज्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, है ना। पहले हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 313 यानी 313 के अंतर्गत एक्यूज्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते थे। अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि एक्यूज तो आ ही नहीं रहा है, तो कंप्लेनेंट के एडवोकेट के पास और क्या रास्ता बचता है कंप्लेनेंट को न्याय दिलाने के लिए। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इसी बात पर निर्भर करता है कि प्रोक्लेमेशन के बाद भी
कंप्लेनेंट का एविडेंस रिकॉर्ड हो जाने के बाद भी अगर एक्यूज नहीं आ रहा है और उसका 313 के अंतर्गत, सीआरपीसी 313 के अंतर्गत स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है उसकी अनुपस्थिति में, तब कंप्लेनेंट का एडवोकेट क्या करेगा? तो मित्रों, ऐसी कंडीशन में कंप्लेनेंट के एडवोकेट के पास 3 रास्ते बचते हैं। पहला जो रास्ता है वो आपको लगेगा कि जब एक्यूज्ड आ ही नहीं रहा है तो इस रास्ते पे जाने से क्या फ़ायदा, लेकिन हमें अगर जस्टिस पाना है, अगर हमें रिलीफ पाना है तो हमको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला रास्ता क्या है कि फिर से एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट इशू करने के लिए एप्लीकेशन मूव करें कंप्लेनेंट के एडवोकेट। ठीक, ये एक रास्ता हो गया। फिर वो पुलिस अथॉरिटी को दे, पुलिस अथॉरिटी फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे, जो भी है उसका एक मार्ग है। तो एक तो हो गया कि नॉन बेलेबल वारंट एक्यूज्ड के अगेंस्ट में इशू करने के लिए एप्लीकेशन दें, उसको इशू कराएं और पुलिस अथॉरिटी को दें एग्जीक्यूट करने के लिए, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या है कि जब सीआरपीसी के सेक्शन 82 के अंतर्गत उसके अगेंस्ट में, यानी एक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन हो चुका है, तब ये रास्ता आता है कि सेक्शन 83 के अंतर्गत आप उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कराने के लिए एप्लीकेशन मूव करो ऑनरेबल कोर्ट के पास। और इसके लिए कंप्लेनेंट के एडवोकेट के पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है, उसकी शॉप है, उसकी गाड़ी है, उसका घर है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके जो चेक बाउंस हुआ है उसके अमाउंट को पूरा कर सकती है। उसको अटैच करने के बाद ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में, ऐसे एसेट के बारे में कोर्ट को बताए और उन्हें अटैच करने के लिए बोले, प्रार्थना करे। तो पहला रास्ता क्या था कि एनबीडब्ल्यू इशू कराए और पुलिस अथॉरिटी को दे एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा रास्ता क्या है कि एक्यूज्ड के जो भी एसेट उनको पता है, मूवेबल, इमूवेबल, यानी कि चल या अचल संपत्ति जो भी आपको पता है, उसको कोर्ट को दें और बोलें कि इसको अटैच करें, प्रार्थना करें, एप्लीकेशन दें। ठीक है। और तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा मार्ग यह है कि आदरणीय न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दें, एक एप्लीकेशन दें और उनसे प्रार्थना करें कि एक्यूज्ड का जो एविडेंस है या एक्यूज्ड का जो स्टेटमेंट है, एक्यूज्ड की अनुपस्थिति में रिकॉर्ड किया जाए और मैटर को एक्सपेडाइट किया जाए। एक्सपेडाइट मतलब जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाए, ख़त्म किया जाए, बिकॉज कि देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, यानी कि लिटिगेशन का कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। और यही हमारे जुडिशियल सिस्टम का, न्यायिक प्रणाली का ध्येय भी रहता है। न्याय व्यवस्था हमारी इसी पर निर्भर करती है। ठीक है। तो तीसरा रास्ता क्या है कि मैटर को एक्सपेडाइट करने के लिए अर्जी दिया जाए और उसमें प्रार्थना की जाए कि एक्यूज्ड की अनुपस्थिति में एक्यूज्ड का स्टेटमेंट और एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया जाए। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट बचेगा और जैसे ही आप आर्गुमेंट कंप्लीट करेंगे, मैटर जजमेंट के लिए आ जाएगा और कभी ना कभी तो जजमेंट डिलीवर हो ही जाएगा। ये ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि उसके ऊपर कितना लोड है जजमेंट डिलीवर करने के लिए। तो मित्रों, एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि प्रोक्लेमेशन के बाद कंप्लेनेंट का एविडेंस अगर रिकॉर्ड हो जाता है, उसके पश्चात मैटर को एक्यूज्ड के स्टेटमेंट के लिए रखा जाता है, परंतु एक्यूज्ड कोर्ट में आता ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कंप्लेनेंट के एडवोकेट के पास क्या रास्ता बचता है? तो पहला रास्ता कि उसे नॉन बेलेबल वारंट इशू करने के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए, वो इशू करा के लेना चाहिए और उसकी कॉपी, नॉन बेलेबल वारंट की कॉपी संबंधित पुलिस अधिकारी को देना चाहिए कि इसको एक्सिक्यूट करे। दूसरा रास्ता, एक्यूज्ड की संपत्तियों के बारे में पता करके, चल या अचल संपत्ति जो भी है उसके बारे में पता करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक अर्जी देनी चाहिए कि ये फला संपत्तियाँ एक्यूज्ड की हैं, इनको अटैच कर लिया जाए सीआरपीसी के सेक्शन 83 के अनुसार।
क्योंकि सेक्शन 82 में तो प्रोक्लेमेशन हो चुका है। ठीक। तीसरा रास्ता कि एक अर्जी दी जाए और ऑनरेबल कोर्ट्स को मैटर को एक्सपेडाइट करने के लिए कहा जाए, ये प्रार्थना करते हुए कि एक्यूज्ड की अनुपस्थिति में उसका एविडेंस रिकॉर्ड करा लिया जाए, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए। कि जो व्यक्ति आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो अपने प्रति लगे आरोपों का जवाब नहीं देना चाहता है, वो उससे भाग रहा है, और भाग रहा है इसका मतलब उसने ये अपराध किया है। अगर उसने अपराध नहीं किया होता है तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने सीना तान कर उपस्थित होता, अपना डिफेंस प्रस्तुत करता, लड़ता, परंतु वो भाग रहा है और कोर्ट में कभी आया ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मैटर को एक्सपेडाइट कर दिया जाए और एक्यूज की अनुपस्थिति में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिर इसके बाद कंप्लेनेंट के एडवोकेट का आर्गुमेंट होगा और उसके बाद जजमेंट के लिए मैटर चला जाएगा और जजमेंट आ जाएगा। तो मित्रों, ये थी आज की छोटी लेकिन मोटी बात, जो अक्सर ही जूनियर एडवोकेट्स, जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको परेशान करती है कि यहाँ पे वो ठप हो गए, इसके बाद आगे कैसे बढ़े। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आएगी, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और आराम से विधि व्यवसाय करिए, एंजॉय करिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। यतो धर्मः ततो विजय।